लेकिन अब ताहिर सर को स्क्रीन पे दिखाइए। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सीआईओ ताहिर बादशाह सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ताहिर सर हाय। गुड नमस्कार जी। मॉर्निंग। आशीष जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ताहिर सर आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा, आप जी तो फर्स्ट फंड क्लास है। मैनेजर हो, पब्लिक को कन्विक्शन देना जरूरी है, तो बाजार के लॉन्ग टर्म के लिए तो तस्वीर अच्छी अच्छी है। अभी एट जी 19,400 19,500 समीकरण बैठे कैसे हुए हैं? आपका बायसनेस दरअसल अब यहां से दबाव गहराता हुआ नजर आएगा क्या? हमारे वैल्यूएशन, ग्लोबल तस्वीर, ये सब देखते हुए थोड़े से कंसर्न हो आप बाजार को लेकर, या बिल्कुल नहीं? नहीं, आशीष जी, मेरा थोड़ा झुकाव पॉजिटिविटी की तरफ है। और मैं एक्चुअली साल की शुरुआत में, ये साल कैलेंडर ईयर 23 की शुरुआत में थोड़ा बहुत कंसर्न था और एंग्शियस था। दो चार रीजन थे उसके कारण, उसके लिए वो होने के लिए बेसिकली थोड़ा ग्रोथ में हमें खिंचाव दिख रहा था, और वैल्यूएशन भी हमारे स्पेशली ग्लोबल स्तर पे हम थोड़े ज्यादा दिख रहे थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ अड़ंगे और भी थे रास्ते में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की और थोड़ी बढ़ने की शक्यता थी। थोड़ा मानसून को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स थे, और चाइना की तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स का झुकाव था। तो वो सब चीजें हमारे सामने प्रस्तुत थी। लेकिन तब से लेके अब तक करीब 6-7 महीने हुए, और हमने दो तीन चीजें देखी है जो इंडिया के लिए फेवरेबल होती जा रही है मेरे हिसाब से। एक तो ये हुई है कि मतलब ग्रोथ में हमने को जो डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी वो इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी हमें लग रहा था शुरुआत में। दूसरी चीज ये हुई है कि हमारी एक्चुअली देखा जाए तो ऑन अ हेडलाइन बेसिस अपनी मार्केट से अंडर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन कैलेंडर ईयर 23। तो आप अगर यूएस का ही एक एग्जांपल ले रहे तो S&P 500 इज अप अबाउट 16-17%, निफ्टी इज अप अबाउट 7%। तो हमने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो उसके लगते हुए हमारी जो वैल्यूएशन की भी जो थोड़ी बहुत कंसर्न था वो भी एक तरीके से थोड़ा मॉडरेट हो गया है। साथ ही साथ ये हुआ है कि चाइना इज नॉट टर्न आउट टू बी एज स्ट्रॉन्ग स्टोरी। एंड उसके लगते हुए मोर इम्पोर्टेंटली क्या हुआ है कि जो इन्फ्लेशन का एक फेयर था वो भी एक हद तक थोड़ा हम बच के निकल पाए उससे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनसून इज ऑल्सो एक्चुअली स्टार्टेड टू टर्न अ लिटिल बेटर। एटलीस्ट वो जो एक सेंटिमेंटल फेयर फैक्टर था कि शायद हमें एक ड्राउट का भी प्रोस्पेक्ट देखना पड़े, वो क्लियरली इज ऑफ द टेबल। हालांकि सीजन अभी भी बाकी है, तो वी विल सी हाउ इट टर्न्स आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना हमें पहले। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो अनसर्टेनिटीज या कुछ कुछ जो इश्यूज या ऑब्स्टिकल्स दिख रहे थे मार्केट की राह में, वो पिछले 6-7 महीने में क्लियर होते जा रहे हैं। उससे मेरा झुकाव थोड़ा और पॉजिटिव होता जा रहा है। इनफैक्ट आई वुड से कि एक जो वैसे भी हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल आने वाले 4-5 साल में अच्छी हो सकती है कंपेयर टू द लास्ट 5 years, वो प्रोपोजिशन मुझे और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है फ्रॉम टू दैट एक्सटेंट। मुझे लगता है कि मार्केट्स इन माय व्यू शुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 years, इफ नॉट मोर। 2023 की शुरुआत में जो तमाम कंसर्न्स थे, मिड पॉइंट पे आते आते ज्यादातर कंसर्न्स अब ईज ऑफ हो रहे हैं। ये अच्छी बात। खैर, उन कंसर्न्स के बीच में अब तक ईयर टिल डेट मेरे ख्याल से निफ्टी 7-8% पॉजिटिव ही रहा है। और जब अब समीकरण सुधर रहे हैं ताहिर सर, तो इसको 4-5 साल अलग बात, पहली छमाही देख ली, दूसरी छमाही इसका मतलब है पहली छमाही से ज्यादा बेहतर रहेगी जब ये सारे कंसर्न्स ईज ऑफ हो गए, या ये कुछ हद तक भाव में आ चुके हैं सब कुछ? लगता है कि देखिए, मार्केट्स का कैसे मतलब थिंकिंग रैशनल कैसे होता है कि देखिए, आपको रिस्क अगर कम दिखते हैं और रिटर्न और अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो अगर इम्प्रूव होती नजर आती है, तो मल्टीपल्स ऐसे भी चैलेंजिंग नहीं है एट एन एग्रीगेट लेवल के मार्केट को यहाँ से मतलब 7-8% बढ़ने के बाद नेसेसरली नीचे ही जाना चाहिए। वो कोई ऐसी एस्टैब्लिश्ड ये बात नहीं है। हालांकि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम अलोंग द वे कुछ करेक्शन देख सकते हैं, कुछ इश्यूज आएंगे जो आए थे लास्ट वीक, शायद थोड़ा क्रूड को लेके या शायद थोड़ा यूएस की क्रेडिट रेटिंग को लेके, वो सब थोड़े बहुत। बट अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट अभी भी मतलब सही दिशा में है, बोथ ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में, तो डेफिनेटली मोर सो। ग्लोबली भी आप देखें तो मतलब जो सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना था वो शायद मतलब सॉफ्ट लैंडिंग ही कहोगे आप पिछले लास्ट ईयर हम क्या डिबेट कर रहे थे कि यूएस में हार्ड लैंडिंग होगा, रिसेशन होगा। अब 12 महीने के बाद ऐसा तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है कि यूएस रिसेशन में। इनफैक्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि न केवल उन्होंने इन्फ्लेशन नीचे ले आए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ में भी इतनी ज्यादा कोई कटौती आई नहीं है। मॉडरेशन ही हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो आप
सेफली कह सकते हो कि उन्होंने एक सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर ली है। तो आई थिंक इसको अगर हम इस तरीके से सोचे तो ऐसा लगता है कि मतलब द ग्लोबल कंस्ट्रक्ट इज स्टिल ओके। एंड इंडिया की तो मतलब साइकिल मुझे लगता है कि मतलब यहाँ से और मजबूत हो सकती है। अभी तक हमने जो देखा है वो लार्जली इन्वेस्टमेंट साइकिल का मैनिफेस्टेशन देखा है इन द लास्ट 12-18 मंथ्स। लेकिन और कंजम्पशन थोड़ा वीक फुटिंग पे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले साल में कंजम्पशन आल्सो कैन जॉइन द पार्टी। तो वो होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी ब्रॉड बेस हो सकती है एंड रैली विद सम पॉजेज इन बिटवीन। 7% बड़ा है तो 2% गिर जाएगा, ठीक है, 2-3% गिर जाएगा शायद। लेकिन अगर रास्ते में रोड ब्लॉक्स कम है तो मुझे लगता है कि शुड बी अ रीजनेबली डिसेंट एग्रीगेट परफॉर्मेंस। अगर आप 12-15 महीने भी ले लें, अगर उससे ज्यादा न चाहते हो तो। ओके ताहिर जी, जैसे कि आपने ग्लोबल पिक्चर को बहुत स्ट्रांगली आप मानते हैं, आपने कहा कि यूएस ने एक सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव कर लिया है, यूएस इकोनॉमी ठीक ठाक स्थिति में है। ऐसे में आईटी में आपका आउटलुक क्या? देखिए आईटी में एचसीएल के नंबर्स बहुत खराब थे, लेकिन उसके बाद बाजार में बाइंग अच्छी इमर्ज हुई। इन्फोसिस ने अपने अर्निंग्स को ट्रिम किया, आउटलुक को ट्रिम किया। आपका आईटी पर कन्विक्शन क्या बन रहा है, और ज़्यादा झुकाव किस पर है आपका, मिड कैप आईटी में या फिर लार्ज कैप आईटी में इस वक्त? तो लास्ट टाइम भी जैसे मैंने कहा था अरविंद जी, हम जैसे इसको हम आईटी जैसे सेक्टर को एज ऑफ नाउ एक वैल्यू के स्वरूप में हम ट्रीट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि आ, आ, एक प्रकार का मतलब एक वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पे उभरता आ रहा है, जिसमें फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 18 महीने की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे इफ नॉट मोर, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एडिंग टू आईटी। क्लियरली फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट के जहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रैक्शन नहीं है, शायद थोड़े 1-2 क्वार्टर और जाएंगे जहाँ पे मतलब स्टेबलाइज होना जरूरी रहेगा। बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ग्रोथ शुड रिज्यूम, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूएस S&P 500 या कॉर्पोरेट सेक्टर की हालत इतनी कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। और आप आईटी सर्विस इंडियन आईटी सर्विसेज की अगर प्रक्रिया देखें, पिछले हमने देखा लास्ट क्वार्टर में भी, अभी पिछले कुछ हाल ही के कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि लार्ज कंपनीज आर गेटिंग गुड लार्ज डील्स। कल ही एक अनाउंसमेंट हुई, कुछ दिन पहले और एक लार्ज कंपनी की अनाउंसमेंट हुई थी। तो ऐसे माहौल में अगर डील फ्लो अच्छे है और बड़े डील फ्लोज की बातें हो रही है और नतीजे दिख रहे हैं, सो आई थिंक इट इज इन एटलीस्ट मार्केट शेयर गेन्स का तो शायद जो प्रोपोजिशन है वो आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए जारी है। तो और क्या है कि एज ऑफ नाउ आईटी सर्विसेज लार्जली शायद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाली जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ज्यादा काम आ रहा है और उसमें इंडिया माहिर है। इंडिया इज नोन फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मोर देन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का भी काम अच्छा हो रहा है, बट हम जैसे कि ट्रेडिशनली अपनी स्ट्रेंथ्स वहां पे ज्यादा रही है। सो नेचुरल बेनिफिशियरी तो हम जरूर है। वैल्यूएशन मैं नहीं कहूंगा कि सस्ते है, बट क्लियरली एक जो फ्रॉथ था वो निकल चुका है सेक्टर। तो एक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियरली उसको हमारी वैल्यू स्ट्रेटजीज में धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा वेटेज बढ़ा। ऐसी सेक्टर की कोई चर्चा हुई ताहिर सर, इसी हफ्ते मेरे ख्याल से मैं किसी न्यूज़पेपर की लीड पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक दशक में क्या बदला, कि भाई 15,000 करोड़ रुपए की साल की एसआईपी फ्लो आते थे, आज एक महीने में इस तरह के फ्लोज आते हैं। इस तरह से पैसा हम लोग रिटेल चैनलाइज कर रहे हैं आप लोगों की तरफ। डिप्लॉय करना ईजी है या मुश्किल हो गया आजकल थोड़ा सा? और अगर डिप्लॉय कर रहे हो एडिशनल फंड्स को तो कहाँ प्रेफरेंस दे रहे हो ताहिर सर? नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि ऐसे कोई बड़ी आफत नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। आई 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 थिंक कुछ कुछ स्ट्रेटजीज में कुछ कुछ जगह मतलब थोड़ा देखिए, इट इज वहीकल कभी कभार ऐसी स्थिति में आ जाता है या बड़ा हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। बट एक व्हीकल बहुत बड़ा हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट में दूसरे व्हीकल्स है, दूसरे के लिए तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है ही। और आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मतलब मार्केट्स ब्रॉडन होते जा रहे हैं, तो हमने जैसे कि पिछले 2 साल में मैं कहूँगा हमने काफी हद तक इंडस्ट्रियल्स कैटेगरी, और इंडस्ट्रियल में बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं, लेकिन ब्रॉडली मैं कहूँगा इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट लेड वाली जो
जो प्रोपोजिशंस थे, सेक्टर्स थे, स्टोरीज थी, उसमें हमने ज्यादा झुकाव दिखाया और उसका हमें बेनिफिट भी मिला है। कंजम्पशन हमारे पास है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे हम इंक्रीमेंटली थोड़े झिझक रहे थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ हमारे पास अगर जो फ्लोज आते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कैलेंडर ईयर 24 में वो छवि बदल सकती है थोड़ी, और वी कैन सी इवन कंजम्पशन स्टार्टिंग, क्योंकि इन्फ्लेशन मुझे लगता है कि विल बी समवॉट मोर मॉडरेट कंपेयर्ड टू व्हाट इट हैज बीन इन द लास्ट 18 मंथ्स। चाहे वो 5 हो या 6 हो, लेकिन 7-8 से तो डेफिनेटली मुझे लगता है कम ही रहेगा। तो एक तरीके से फॉर एग्जांपल रूरल मार्केट्स, जिसमें जहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स का दबाव और भी ज्यादा दिखाई पड़ता है, वो शायद थोड़ा मुझे लगता है कि सेटल हो जाएगा। पिछले 2-3 साल से रूरल मार्केट्स हैव नॉट परफॉर्म, जो थोड़ा मानसून से भी जो सपोर्ट आ रहा है, आई थिंक दैट शुड बी पॉजिटिव। तो आई थिंक कंजम्पशन कैन बिकम वाइडर, तो वहां पे हम थोड़ा इंक्रीमेंटली एक अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली वहां पे स्टॉक्स की अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई दी, कंपनीज की अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई दी, तो एक रिवर्सल ट्रेड वहां पे बनता है। आईटी में जैसे मैंने कहा, हम वैल्यू खोज रहे हैं। मुझे लगता है हेल्थ केयर भी एक अच्छा सेगमेंट है, जो काफी मतलब मैं कहूँगा 2-3 साल से ऐसे कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया है। और अभी हेल्थ केयर इंडिया में न केवल फार्मा रह गया, फार्मा है, बट हेल्थ केयर भी साथ में जुड़ रहा है। मतलब मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स इन पर्टिकुलरली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई दे रही है। सो आई थिंक सेगमेंट्स क्लियरली इमर्ज हो रहे हैं, और मार्केट ब्रॉडन भी हो रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहे हैं, आईपीओज भी आ रहे हैं, और आईपीओ में भी अच्छे खासे मतलब एक आईपीओ में भी एक ट्रेंड हमने देखी है। 21-22 में हमने लार्ज कैप आईपीओ ज्यादा देखे थे, 22-23 में हम मिड कैप और स्मॉल कैप आईपीओ ज्यादा देख रहे हैं। तो नए नए बिजनेसेस सामने उभर के आ रहे हैं, कुछ अच्छे भी है उसमें से। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट कैनवस इज वाइडनिंग। अच्छा ताहिर सर, ये इन्वेस्को की जो इन डेप्थ रिसर्च होती है वो क्या कह रही है? ये टमाटर की कीमतें कब तक रिड्यूस होंगी? नहीं नहीं, टमाटर कम हो जाएगा तो प्याज बढ़ जाएगा, तो तो अच्छा ऑन वो सीरियस तो नोट, कल की पॉलिसी के बाद जो जी है था तो पॉज, पर वो थोड़ा सा लग रहा था हॉकिश सा पॉज। पिछले इससे पहले 2 पॉज थे, उनमें सबसे ज्यादा हॉकिश कल वाला था। इससे क्या समीकरण बदल रहे थे सर? आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो? ये अगर मैं कट की एक्सपेक्ट कर रहा था तो अभी नियर फ्यूचर में कोई कट नहीं आना ऐसा, या मतलब बेसिकली लॉन्ग पॉज की तरफ बढ़ रहे हैं, या दरों में बढ़त की तरफ बढ़ने की गुंजाइश आ गई है टेबल पे, आप लोग ऐसा मान रहे हो? कुछ समय से मैं कहूँगा 3-4 महीने से तो हमारा झुकाव इसी तरफ है कि देखिए थोड़ी बहुत ये वेजिटेबल या फूड इन्फ्लेशन को लेके थोड़ी बहुत ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन में वॉलेटिलिटी दिखेगी, और शायद सेंट्रल बैंक्स न केवल इंडिया में बट इवन ग्लोबल स्तर पे भी उसी को लेके शायद थोड़ा मतलब कंफ्यूज्ड है इन टर्म्स ऑफ वेयर टू गो नेक्स्ट। बट बाय एंड लार्ज अगर हम सोचे तो इन्फ्लेशन में काफी रास्ता तय कर लिया है दुनिया ने। if you don't see any big spikes in commodity prices वगैरह, especially oil और यहाँ कुछ geopolitical कारण, तो अगर मॉडरेशन इकोनॉमी में दिख रही है तो इन्फ्लेशन शुड बी अंडर कंट्रोल। और रियल इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करें शशि, तो रियल इंटरेस्ट रेट्स बहुत हद तक पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब एक समय था जब रेपो 4 था और इन्फ्लेशन 7-7.5 था। अब इन्फ्लेशन 4.5-5 है और रेपो 6.5 है, तो ठीक ठाक रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हो चुके हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इवन इन द यूएस दे आर 100 बेसिस पॉइंट्स अप्रॉक्सिमेटली। तो अभी ये यहाँ से मतलब इंटरेस्ट रेट्स मैं कहूँगा प्रोबेबिलिस्टिकली, तो मेरे हिसाब से माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि द नेक्स्ट डायरेक्शन शुड बी डाउनवर्ड रादर देन अपवर्ड, इस ऐसे हम सोचते हैं। अभी वो टाइमलाइंस का इज द इशू कि भाई कैलेंडर में होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होता है। सेंट्रल बैंक्स को अपना एक पाथ कंप्लीट करना है। उन्होंने शुरुआत की थी, दे वांट टू गेट टू देयर टारगेट्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी। तो वो जैसे ही अचीव हो जाता है तो आई थिंक द नेक्स्ट मूव प्रोबेबिलिस्टिकली लुक्स मोर डाउनवर्ड देन अपवर्ड। चलिए, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, लॉन्ग पॉज ही होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद हाँ 24 में मतलब मैं कहूंगा कि एक अच्छी विंडो ओपन हो सकती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स
कम हो सके। ओके। देखिए 250 बेसिस पॉइंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसमें 50-75 बेसिस पॉइंट्स नीचे आने में बहुत कुछ ज्यादा हमें अनलाइकली नहीं है चलिए ताहिर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज ब्यूटीफुली सब कुछ समझाने के लिए। वीरू थैंक यू। समेटा जाए शो को। गौरव बैठे हुए हैं। गौरव, थैंक